क्या करेंगे, फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं सूत्र परावर्त्य योजित के बारे में। अगर आपने सूत्र परावर्त्य योजित सीख लिया तो आपको सूत्र निखिलम को सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों सूत्र एक जैसे हैं और दोनों में ज़रा सा फर्क है। देखिए क्या फ़र्क है, यदि आपकी जो संक्रिया है उस संक्रिया में आपके भाज्य और भाजक जो होते हैं, भाज्य मतलब जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं और भाजक मतलब ये है कि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं। तो जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं, आपका जो भाजक है, आपका ये भाजक किसी आधार के निकट हो। आधार के निकट होने का मतलब है 10 के निकट है, 100 के निकट है, 1000 के निकट है। निकट होने का मतलब बिल्कुल निकट होना नहीं है, यहाँ 1000 से थोड़ा दूर भी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर ना हो। या आप सीधी भाषा में मान लीजिए कि आपके भाजक का जो प्रथम अंक है वो 1 होना चाहिए। भाजक का प्रथम अंक आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हमारे पास ये विधि प्रयुक्त है। और अगर आपका जो भाजक है वो आपके पास थोड़ा सा कम है आधार से, यानी कि उसका प्रथम अंक जैसे 9 रहता है आपके पास, जैसे 100 के करीब आपका 91, 92, 95 और 1000 से कम, इसी तरह से आपके पास 900 के ऊपर कोई संख्या है तो आपका सूत्र निखिलम यहाँ पर उपयोगी रहता है। और आज हम बात करने वाले हैं सूत्र परावर्त्य योजित के बारे में। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको उदाहरण लेकर समझाएंगे कि सूत्र परावर्त्य योजित से भाग विधि को कैसे प्रयुक्त किया जाता है। तो हमारी स्थिति के अनुसार हम यहाँ पर आपके पास पहला जो भाजक ले रहे हैं वो आधार 10 के पास हम ले रहे हैं, आपके पास यहाँ पर 12। तो 12 हम पहला भाजक ले रहे हैं और 12 का भाग हम यहाँ पर देने वाले हैं आपके पास जैसे 100 में। तो हम 100 में 12 का भाग देने वाले हैं और ये आपका भाजक है और ये भाजक जो है आपका आधार 10 के पास है। आधार 10 के पास है तो हम देखें यहाँ पर किस प्रकार से इस संक्रिया को पूरा करेंगे। पहले हम 2 अंकों का भाजक लेंगे, फिर 3 अंकों का और उसके बाद 4 अंकों का भाजक लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आपका जो भाजक है उसका आधार है आपके पास 10 और 10 में आपके पास होता है 1 शून्य। तो आपका जो भाज्य है उस भाज्य के पीछे के 1 अंक को हम छोड़ देते हैं और यहाँ से हम एक विभाजक रेखा खींचते हैं। उसके बाद हम यहाँ एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर हम इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और यहाँ हम आपका भाजक लिखेंगे जो कि आपका है 12। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर आधार 10 के अनुसार आधार 10 में 1 शून्य होता है, हमने 1 अंक उधर छोड़ा है। इस जगह पर आपको यहाँ पर इस रेखा के नीचे आपको अपना भागफल प्राप्त होगा और यहाँ आपको शेषफल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका 12 का जो आधार 10 से विचलन होता है वो विचलन होता है आपका 2। अब इस विधि को सूत्र परावर्त्य योजित क्यों कहते हैं। परावर्त्य का मतलब है हमें इसका परिवर्तित करना है, परिवर्तित करना हमें इसका चिन्ह परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर आपका जो विचलन होता है 2, इस विचलन का हम यहाँ पर चिन्ह अगर बदल देते हैं तो ये आपका बनता है -2। -2 को हम यहाँ पर वैदिक गणित के हिसाब से यहाँ पर 2 के ऊपर विनकुलम लगा के रखते हैं। आपको पता याद रखना है कि इसका मतलब -2 ही है, ठीक है। हम यहाँ माइनस आगे लगाने के बजाय, जैसा कि हम आधुनिक समय में लगाते हैं, हम यहाँ पर विनकुलम लगा रहे हैं ऊपर। इसका मतलब है आपके पास ऋणात्मक 2, ठीक है। तो अब हम विधि को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ से पहला अंक लेंगे, इस पहले अंक को हम यहाँ से ऐसा का ऐसा नीचे उतार लेते हैं। आपका अंक आ गया यहाँ पर 1। अब इस 1 को हम इस -2 से, यानी कि इस विनकुलम 2 से हम गुणा करते हैं तो हमें -2 मिलेगा, जो कि हमें अगले कॉलम में, ये आपका पहला कॉलम था और अगले कॉलम के नीचे से हमें उसको लिखना प्रारंभ करना है। तो इस 1 को इस -2 से हमने जब गुणा किया तो हमें यहाँ पर -2 मिला है, इस तरह से। अब हम दूसरे स्तंभ में बढ़ेंगे। दूसरे स्तंभ में आपके पास यहाँ पर जो है 0 और ऋणात्मक 2 है यहाँ पर आपके पास, यानी कि 0 और -2। और 0 और -2 को अगर आप जोड़ते हैं, यहाँ पर आपके सूत्र में लिखा हुआ है योजयत, परावर्त्य योजयत। तो हम यहाँ पर इन्हें योज मतलब यहाँ पर योग से मतलब है जोड़ेंगे तो आपके पास 0 और ऋणात्मक 2 को जोड़ के हमें यहाँ पर मिलता है ऋणात्मक 2, यानी कि विनकुलम 2। और अब आप वापस इस ऋणात्मक 2 को हम ऋणात्मक 2 से गुणा करेंगे। -2 को जब हम -2 से गुणा करेंगे तो हमें +4 मिलेगा, जो कि हम अगले कॉलम में यहाँ पर लिख रहे हैं। अब आपकी संख्या यहाँ पर अंतिम अंक के नीचे आ चुकी है, यानी कि आपका भाग यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आप 0 और 4 को यहाँ पर जोड़ते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर 4। लेकिन आपको ये जो भागफल प्राप्त हुआ है ये आपको थोड़े से विचित्र रूप में प्राप्त हुआ है, इसे हम विनकुलम रूप कहते हैं। तो ये जो विनकुलम रूप है आपका यहाँ पर 1 और यहाँ पर ध्यान से देखिए आप 1 और विनकुलम 2, इसे सामान्य संख्या में बदलने का तरीका क्या होता है।
तो हमारा जिस अंक के ऊपर विनकुलम है, पहला अंक यहाँ पर 2, इसे हम 10 में से घटाते हैं, 10 में से घटाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 8। और उसके पहले जिस अंक पर आपका विनकुलम नहीं है हम उसका 1 न्यून कर देते हैं, तो आपके पास 1 का 1 न्यून होगा आपके पास 0, यानी कि 0, 8 आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो आपका ये जो 1 और विनकुलम 2 है इसका मान है आपके पास 0, 8। तो आपका भागफल आपको प्राप्त हुआ है 0, 8 यानी कि 8, और शेषफल आपको प्राप्त हुआ है 4। अगर आप सामान्य विधि से भाग देके देखेंगे 12 में 100 में 12 का, तो भी आपको यही भागफल और यही शेषफल आपको प्राप्त होगा। अब हम 3 अंकों का भाजक लेकर यहाँ पर एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 25,100 में हम भाग देने वाले हैं 122 का। 122 का जब हम भाग दे रहे हैं तो इसमें पहला अंक आपके पास 1 है और ये संख्या 100 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि आधार 100 से बहुत अधिक दूर नहीं है। तो हम सूत्र परावर्ती योजित को यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे और वो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। तो कैसे प्रयुक्त करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम वही हमारा यहाँ पर लिखने वाले हैं भाजक और भाज्य। अब हम यहाँ पर 25,100 में 122 का भाग देने वाले हैं। ध्यान से देखिए कि 122 में आपका पहला अंक है 1 और ये संख्या आधार 100 से अधिक दूर नहीं है, इसलिए हम सूत्र परावर्ती योजित को यहाँ पर प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। सबसे पहले आप अपना भाजक लिखेंगे यहाँ पर 122, उसके बाद आप एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। उसके बाद आप अपना भाज्य लिखेंगे। भाज्य है आपका यहाँ पर 2, 5, 1, 0 और 0। उसके बाद हम यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे। अब आप ये देखेंगे कि आपका जो 122 है वह आधार 100 के निकट है। इसका आधार है आपके पास 100 और विचलन जो है आपके पास वो होगा आपके पास 22। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपके आधार में यहाँ पर 2 शून्य है, तो हम पीछे से 2 अंक छोड़ते हैं। ये 2 अंक चाहे कुछ भी हो, इस उदाहरण में ये दोनों अंक शून्य है, लेकिन कोई से भी 2 अंक हो, आपके पिछले 2 अंक आपको छोड़ के यहाँ से आपको एक विभाजित रेखा खींचनी है, यानी कि आपको एक डॉटेड लाइन खींचनी है। इस डॉटेड लाइन को खींचने के बाद हम परावर्ती योजित के हिसाब से परिवर्तित करते हैं इस विचलन का चिन्ह। जब इस विचलन का चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो आपको ऋणात्मक 22 मिलेगा, यानी कि माइनस के 22 मिलेंगे। और ऋणात्मक 22 को हमारे पास यहाँ पर लिखने का तरीका होगा इस प्रकार से। अब आप चाहें तो इस 22 को ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रक्रिया इस नंबर से, इस संख्या से आपको यहाँ पर पूरी करनी है। यहाँ पर आप लाइन खींच देते हैं। फिर से ध्यान रखिए कि यहाँ आपको भागफल प्राप्त होगा और इस डॉटेड लाइन के बाद आपको शेषफल प्राप्त होगा। विधि को हम आगे यहाँ पर निरंतर रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ पर नीचे लेते हैं पहले स्तंभ में हम यहाँ 2 को नीचे लेते हैं तो हमें मिलता है 2। और ये 2 जो आपको भागफल अंक प्राप्त हुआ है इसे हम यहाँ पर माइनस के 22 से यानी कि गुणा करते हैं तो आपको मिलता है यानी कि माइनस का 44, जिसे हम अगले स्तंभ में से इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हम दूसरे स्तंभ को यहाँ पर हल करेंगे। दूसरे स्तंभ में आपके पास +5 और -4, धनात्मक 5 और ऋणात्मक 4। धनात्मक 5 और ऋणात्मक 4 से आपको धनात्मक 1 मिलेगा, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं। पुनः हम इस 1 को इस ऋणात्मक 22 से यानी कि -22 से गुणा करेंगे तो हमें -22 मिलेगा, जो कि हम अगले स्तंभ यानी तीसरे स्तंभ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तीसरे स्तंभ से इस तरह से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर हम तीसरे स्तंभ को यहाँ पर हल करते हैं। तो तीसरे स्तंभ में आप देखेंगे कि आपके पास धनात्मक यानी कि प्लस का 1 है और ऋणात्मक आपके पास कितने हो गए 6, यानी कि माइनस के 6। तो जब हम यहाँ धनात्मक 1 और ऋणात्मक 6 को हल करते हैं तो आपको ऋणात्मक 5 मिलता है। इस ऋणात्मक 5 को हम ऋणात्मक 22 से गुणा करेंगे, यानी कि -5 को -22 से गुणा करेंगे तो आपको प्लस का 110 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, हम आपके लिए ऐसे उदाहरण आपके पास छांट कर लाए हैं जिनमें आपको तरह तरह की बातें पता लगे कि जैसे विनकुलम की संख्या आ जाए तो क्या करना है, 2 अंकों की जगह 3 अंक आ जाए तो क्या करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो 110 है उसमें आपके 3 अंक होते हैं, जो कि आपका -5 को -22 से गुणा करके आपको प्लस का 110 मिला है। लेकिन यहाँ आपके पास 2 ही अंकों की जगह यानी कि 2 ही स्तंभ आपके पास बाकी हैं जो हम अगले स्तंभ से करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपके जो पहले 2 अंक हैं 11, उसे तो हम यहाँ चौथे स्तंभ के नीचे लिखेंगे और जो अंतिम अंक है उसे हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अंतिम अंक की सीमा से बाहर अंक नहीं जाने चाहिए। अंतिम स्तंभ जो है उसकी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। आपकी जो भागफल के स्थान पर आपको अंक प्राप्त हो चुके हैं। अब हम यहाँ शेषफल ज्ञात करेंगे तो आप 0 में 0 जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 0, ऋणात्मक 2 और धनात्मक 11, यानी कि -2 और +11 से आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि धनात्मक 9 प्लस का 9 आपको मिलेगा। अब आपका जो भागफल है वो आपको प्राप्त हुआ है विनकुलम के रूप में, उसे हम सामान्य संख्या में बदल रहे हैं। सामान्य संख्या में बदलने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपके पास 21 पे विनकुलम नहीं है और 5 पे आपके पास विनकुलम है।
तो इस अंतिम अंक 5 को आप 10 में से घटा दीजिए। जब आप इसको 10 में से घटाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर 5, और ऐसा करने पर जो आपके पहले की संख्या का समूह है 21, उसका आप एक न्यून कर देते हैं। तो 21 का जो एक न्यून है, 21 से एक कम, वो होगा आपके पास 20। तो आपकी जो यहाँ पर संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी 205। तो आपका भागफल आपको प्राप्त होगा 205 और शेषफल आपको प्राप्त होगा 90। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आई तो एक बार और वीडियो को गौर से देखिए, बेशक आपको समझ में आएगा। घबराए नहीं, ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ एक ही बार में समझ में आ जाए। आराम से ध्यान से आप गौर से वीडियो को देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आपके समझने के लिए ही हम एक और यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं इसी वीडियो में, जिसमें हम भाजक आपका जो है वह 4 अंकों का लेंगे, जो कि 1000 से अधिक दूर नहीं होगा। तो ध्यान से देखते रहिए। तो अब हम यहाँ पर 2,79,840 में आपके पास भाग देने वाले हैं 1320 का। 1320 है, सबसे पहले हम अपना भाजक यहाँ पर लिख रहे हैं 1320, और यहाँ पर हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच रहे हैं। उसके बाद हम अपना भाज्य लिखेंगे। भाज्य लिखेंगे आपके पास यहाँ पर 279,840। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका भाजक है, यह आधार 1000 के निकट है। आधार 1000 के निकट आपका ये है, और 1000 में 3 शून्य आपके पास होते हैं। तो पीछे से 3 अंक हम यहाँ पर छोड़ेंगे, और यहाँ पर हम एक ये विभाजित रेखा यानी कि डॉटेड लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे, और यहाँ पर हम एक नीचे रेखा खींच देते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि 1320 का 1000 से जो विचलन है वो है आपका 320 है। और जब हम इस 320 का आपके पास यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो हमें माइनस का 320 मिलेगा, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं। शून्य के ऊपर विनकुलम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शून्य का धनात्मक और ऋणात्मक कोई भी मान आपके पास नहीं होता है, या कह सकते हैं कि दोनों मान आपके पास उसके ग्रहण किए जा सकते हैं। शून्य को हम सिर्फ शून्य लिखेंगे। सबसे पहला स्तंभ आपका ये पहला स्तंभ, ये दूसरा और ये तीसरा स्तंभ आपका यहाँ पर है, चौथा, पांचवा और छठा स्तंभ। पहले स्तंभ में हम यहाँ बढ़ रहे हैं, पहले स्तंभ में आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पर 2। तो इस 2 को हम यहाँ पर आपके जो माइनस के 320 आपको मिले हैं उससे हम गुणा करते हैं। 2 को जब आप ऋणात्मक 320 से गुणा करेंगे तो आपको ऋणात्मक 640 मिलेगा, जो कि हम दूसरे स्तंभ के नीचे से लिखना यहाँ पर शुरू करेंगे। तो ऋणात्मक 640 आपके पास इस प्रकार से है। अब आप दूसरे स्तंभ को हल करते हैं तो आपके पास धनात्मक 7 और ऋणात्मक 6 यानी कि +7 और -6, इसे जब आप हल करते हैं तो आपको यहाँ पर धनात्मक 1 मिलता है, यानी कि प्लस का 1। वापिस हम इस धनात्मक 1 को ऋणात्मक 320 से गुणा करते हैं। धनात्मक 1 को जब ऋणात्मक 320 से गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक 320 मिलता है, जो कि हम तीसरे स्तंभ से यानी कि यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करते हैं इस प्रकार, एक अंक के नीचे एक अंक फिलहाल हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब हम तीसरे स्तंभ को यहाँ पर हल करेंगे। तीसरे स्तंभ में सबसे पहले आप 9 यहाँ पर आपका धनात्मक है, और 4 और 3 यानी कि 7 आपके ऋणात्मक है। तो धनात्मक 9 और ऋणात्मक 7 से आपको मिलेगा यहाँ पर धनात्मक 2। फिर इस धनात्मक 2 को जो आपका भागफल अंक प्राप्त हुआ है उसे हम इसके ऋणात्मक 320 से यानी कि -320 से हम इसे गुणा करने वाले हैं। तो आपको फिर से मिलेगा यहाँ माइनस का 640, जो कि हम चौथे स्तंभ के नीचे से यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। और क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 अंक की जगह है और 3 ही अंक आपके हैं, तो आप यहाँ पर इसे ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। आपने इस डॉटेड लाइन को पार कर लिया है, तो अब आपको अपना शेषफल प्राप्त करना है। भागफल आप यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं 212। तो पीछे से हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। 0 और 0 आपका होगा यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका धनात्मक 4 और ऋणात्मक 4 ये भी आपका बनेगा 0। यहाँ पर आपका धनात्मक है 8 और ऋणात्मक में भी आपके पास है 2 और 6 8। तो धनात्मक 8 और ऋणात्मक 8 ये भी आपको मिलेगा 0, यानी कि आपके पास जो आपकी संख्या है वो जो भाज्य है वो भाजक से पूरी तरह से विभाजित हो गया है, और शेषफल आपको 0 प्राप्त हुआ है और भागफल आपको 212 प्राप्त हुआ है। आज के वीडियो में हमने सूत्र परावर्त्य योजियत को लेकर 3 उदाहरण आपके सामने रखे। 2 अंकों का भाजक, 3 अंकों का भाजक और 4 अंकों का भाजक, और उसमें हमने इस तरह के उदाहरण लिए जिसमें आपको विनकुलम की संख्याएं भी प्राप्त हुई, उन्हें हमने सामान्य संख्याओं में भी बदला। और सूत्र निखिलम जो है आपका वो ठीक इसी तरह से है, हम आपको सीधे समझा देते हैं। अगले वीडियोस में हम और भी भाग की विधियों की बात करेंगे। क्या तो सूत्र निखिलम बिल्कुल इसके जैसा ही है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर समझ लेते हैं तो हमारे अगले वीडियोस में जब हम सूत्र निखिलम की बात करेंगे तो वो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम सूत्र ध्वजांक के लिए आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं, और वो
विधि जो है वो बहुत ही अच्छी विधि है, लेकिन आसानी से समझ में नहीं आती। अच्छी इसलिए क्योंकि उसमें इस तरह के प्रतिबंध नहीं है कि आपका भाजक आधार के निकट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, उसमें आप सीधे सीधे भाग दे सकते हैं, परंतु थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत उसमें ज़्यादा पड़ती है। तो आप ध्यान से हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।